हेलो एवरीवन, मैं राजीव कुमार, बीपीएससी ऑफिसर। आप लोग के साथ जो एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, एईडीओ का, तो उसके लिए पीवाईक्यू डिस्कस कर रहा हूँ। जीएस के क्वेश्चन पेपर को, जो ट्री में टीचर रिक्रूटमेंट के लिए जो एग्ज़ाम हुए हैं, अभी सबसे पहले वो वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे बीपीएससी के और अन्य एग्ज़ाम जो आए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करने का प्लान है। तो अब तक जो है हम लोग ट्री 1 का पेपर देख रहे थे। उसमें से जो अभी हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, क्वेश्चन नंबर 56 पर हम लोग थे। क्वेश्चन नंबर 56 है कि द करेक्ट पेयर ऑफ लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये है यहाँ पे, एंड रिलेटेड कंट्री। जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश जो है उनका नाम क्या है, ये सही पेयर कौन सा है, ये क्वेश्चन है। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आप लोग जानते हैं कि जब इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, हिंदी में इसको कहते हैं कर्तन एंड दहन। ये कर्तन और दहन क्या होता है कि जहाँ पे जब किसान किसी एक जगह पे खेती कर रहे होते हैं और काफ़ी समय बीत जाता है, तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है वो कम हो जाती है और किसान जो है उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर नई जगह पर चले जाते हैं खेती करने के लिए। तो उस प्रक्रिया को जो है कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कर्तन एंड दहन खेती। तो इसके जो है कई तरह के प्रकार हैं। उसमें से अलग अलग रीजन में जो इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे इंडिया में इसको झूम कल्टीवेशन कहते हैं। इंडिया में झूम इसका नाम है, इंडिया में इसको झूम की खेती कहा जाता है। उसी तरह से श्रीलंका में जो है इसको कहते हैं चेना कहते हैं श्रीलंका में। और उसी तरीके से जो है इधर जो साउथ ईस्ट नेशंस जो है, जैसे कि म्यांमार में इसको बोलते हैं तोंग्या, तोंग्या। म्यांमार में इसको बोलते हैं तोंग्या म्यांमार में। और जो है इसके बाद म्यांमार के बगल में मलेशिया में इसको बोलते हैं लदांग मलेशिया में। लदांग बोलते हैं मलेशिया में। इंग्लिश में लिख देता हूँ, LADANG, लदांग, इसको मलेशिया में बोलते हैं। और इसी तरीके से आपका जो थाईलैंड है, थाईलैंड में बोलते हैं तमराई, थाईलैंड में तमराई बोलते हैं थाईलैंड में। थाईलैंड में तमराई। और उधर बच गया वियतनाम में इसको बोलते हैं राय या रे, वियतनाम में इसको बोलते हैं राय। उसके बाद उधर जब अमेरिका तरफ जाएं तो अमेरिका में इसको बोलते हैं मिल्पा। सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिको में इसको बोलते हैं मिल्पा। और वहीं पे बगल में जो है ब्राज़ील है, ब्राज़ील में बोलते हैं इसको रोका हम लोग शादी में बोलते हैं रोका। अंगूठी पहनाना जो होता है, जो रस्म होती है सबसे पहले रिंग सेरेमनी, उसको पंजाब वाले एरिया में रोका कहा जाता है।
तो यहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का नाम है रोका, ब्राज़ील में। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का प्रकार था। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 के बाद 57 है कि what would be the time at 30 degree east of Greenwich if it is 12 noon at Greenwich। अगर ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। 57 आप लोग जानते हैं कि जो अर्थ रोटेट करता है वो 360 डिग्री जो रोटेशन होता है, 360 डिग्री जो रोटेशन होता है वो होता है 24 घंटे में। तो अगर इसको एक डिग्री में कितना रोटेशन होता है ये फाइंड करें तो डिवाइड करके 1 डिग्री में 24/360 करेंगे और इसको मिनट में बदलेंगे। तो इसका मतलब प्रति 1 डिग्री जो है 1 डिग्री जो होता है वो 4 मिनट में रोटेट करता है, 4 मिनट में। अगर 360 डिग्री 24 आवर में है तो 1 डिग्री जो है 360 डिवाइड 24/360 और इसको मिनट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट में, 1 डिग्री में 4 मिनट का टाइम लैप्स करता है। तो यहाँ पे जो है अगर ग्रीनविच में अगर ये 0 डिग्री में है और वहाँ पे 12 बज रहे हैं, क्या था सवाल कि व्हाट वुड बी द टाइम एट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। तो ग्रीनविच जो है वो 0 डिग्री पे लोकेटेड है, ग्रीनविच यूके में, और वहाँ पे अगर जो है 12 बज रहा है तो 30 डिग्री ईस्ट। तो 30 डिग्री ईस्ट में जो है 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 30 डिग्री का मतलब हो गया 30 × 4 इक्वल टू हो गया 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का फ़र्क आएगा। और चूँकि ये ईस्ट में है, ईस्ट में जो है टाइम आगे रहता है क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ रोटेट जो करता है वो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट, तो जो ईस्ट में जो है, जो भी शहर या प्लेस जो है ईस्ट में है वो टाइम में अहेड होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, 12 बजा है तो 2 घंटे का फ़र्क आएगा और आगे होगा 2 घंटे, तो 2 PM इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 57 नंबर था, दोपहर के 2 बजेंगे वहाँ पर। देन 58 नंबर है, व्हाट आर द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ओशियानिक क्रस्ट। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है। ओशियन क्रस्ट जो है, ओशियानिक क्रस्ट, उसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिकॉन निकल, सिलिकॉन मैग्नीशियम। तो ओशियानिक क्रस्ट जो होता है, एक है क्वेश्चन नंबर, क्या है क्वेश्चन नंबर 58। तो ओशियानिक क्रस्ट जो होता है, आप लोग जानते हैं कि ओशियानिक क्रस्ट जो है वो पार्ट है, ओशियानिक क्रस्ट जो है वो किसका पार्ट है, ओशियानिक क्रस्ट जो है वो पार्ट है, अपर पार्ट है ऑफ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का अपर वाला पार्ट है ओशियानिक क्रस्ट। और लिथोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर जो होता है वो होता है क्रस्ट प्लस सम अपर पार्ट ऑफ मेंटल। जो अर्थ के 3 पार्ट होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो जो फाइनल डेफिनेशन है प्लेट टेक्टोनिक के हिसाब से, तो उसके हिसाब से जो क्रस्ट और मेंटल का सम अपर पार्ट, कुछ ऊपर वाले पार्ट जो मेंटल के हैं, अगर दोनों को मिला करके जो टर्म दिया गया है वो टर्म दिया गया है लिथोस्फेयर का। और ये लिथोस्फेयर जो है ये लिथोस्फेयर जो है वो बहुत सारे प्लेट्स में ब्रोकन इनटू प्लेट्स, जिसको कि टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। मेजरली 7 प्लेट्स हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इस तरह से जो है 7 मेजर प्लेट्स जो है। तो यही लिथोस्फेयर जो है वो जो डिफरेंट सेगमेंट्स में बटा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड प्लेट्स। और ये जो लिथोस्फेयर है
यही लिथोस्फेयर फ्लोट्स ऑन, लिथोस्फेयर फ्लोट्स ऑन, यही जो है तैरता है किसके ऊपर, फ्लोट्स ऑन एस्थोनोस्फेयर, एस्थोनोस्फेयर जो है उसके ऊपर ये लिथोस्फेयर फ्लोट कर रहा है। एस्थोनोस्फेयर क्या होता है, जो कि एक सेमी फ्लूइड है, वो सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है, सेमी फ्लूइड उसका जो है मटेरियल है और उसको एस्थोनोस्फेयर बोलते हैं। और उसी के ऊपर जो है लिथोस्फेयर यानी कि डिफरेंट प्लेट्स जो हैं वो एक तरह से फ्लोट कर रहे हैं। और सारा जो मूवमेंट होता है और जो अर्थक्वेक है, अर्थ का जो एक्टिविटी है, टेक्टोनिक एक्टिविटी, वो इसी मूवमेंट के कारण होती है। तो लिथोस्फेयर इज़ फ्लोटिंग ऑन एस्थोनोस्फेयर। और ओशियानिक क्रस्ट जो है वो इसी लिथोस्फेयर का पार्ट है। लिथोस्फेयर के दो पार्ट हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट। तो समुद्र के नीचे जो क्रस्ट है ओशियानिक क्रस्ट, वो जो है वो किस चीज़ का बना होता है, चूँकि ये ओशियानिक क्रस्ट जो है वो बेसाल्ट, ये जो लिथोस्फेयर का दो पार्ट है, लिथोस्फेयर का क्या क्या पार्ट है, कॉन्टिनेंटल करंट और ओशियानिक करंट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो किस चीज़ का बना होता है, ग्रेनाइटिक मटेरियल का बना होता है, ग्रेनाइटिक। और ओशियानिक क्रस्ट जो है वो मैफिक मटेरियल का बना होता है। मैफिक का क्या मतलब हुआ, मैफिक का मतलब हुआ सीमा यानी कि SiO2, सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो फाइनली जो है ये ओशियानिक क्रस्ट जो है हमारा, व्हाट आर द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ओशियानिक क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट का मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट है मैफिक मटेरियल, मैफिक यानी कि सिलिका एंड मैग्नीशियम। और यही मैफिक मटेरियल जो है फाइनली जो कन्वर्जेंस होता है प्लेट्स का, चूँकि ये डिफरेंट प्लेट्स हैं और ये प्लेट्स जब इस तरह से कन्वर्ज कर रहे होते हैं तो चूँकि ये अंदर, जब जैसे ही प्लेट अंदर जाता है तो अंदर काफ़ी गर्मी होती है, हॉटनेस होता है अंदर, और टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। तो उस हाई टेम्परेचर में ये जो ओशियानिक क्रस्ट है वो और जो है मेल्ट हो जाता है और फाइनली जो है इस तरह से जो है वोल्केनिक एक्टिविटी वगैरह होती है और क्रस्ट मैफिक जो मटेरियल है ये सब जो है वापस से ग्रेनाइटिक और डिफरेंट टाइप के मटेरियल जो हैं वो फर्दर बनते हैं। तो मैफिक जो है वो न्यू क्रस्ट होते हैं, बिल्कुल न्यू क्रस्ट। जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब अंदर मेल्ट हो रहा होता है तो उसके मेल्ट होने से जो नया मटेरियल बनता है दैट इज़ मैफिक लावा, और वही जो है ओशियानिक क्रस्ट को फॉर्म करता है। तो मैफिक और ओशियानिक क्रस्ट जो है वो ग्रेनाइटिक रॉक के पिघलने से, मेल्ट होने से ओशियानिक क्रस्ट का निर्माण होता है। तो ये था 58 नंबर। देन 58 के बाद 59, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द टर्म मल्चिंग। 59, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। मल्चिंग क्या होता है, 59 मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग 59 मल्चिंग जो होता है वो होता है कवरिंग द बेयर ग्राउंड। मल्चिंग का मतलब होता है कवरिंग द बेयर ग्राउंड विथ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रा। जो खेती के बाद जो है मिट्टी को ढकने के लिए कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो है स्ट्रा वगैरह से, या जो धान वगैरह काटने के बाद जो बच जाता है उसी को जो है फील्ड में ही छोड़ दिया जाए और उसी से खेत को ढक दिया जाए, तो वो तरीका जो है वो कहलाता है मल्चिंग, कवरिंग ऑफ बेयर ग्राउंड विथ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रा। और ये क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि जो है टू प्रिवेंट एक्सेस इरोजन और एंड इवेपोरेशन। अधिक से अधिक जो है मिट्टी का जो है वहाँ से कट करके हवा उसको जो है इरोड ना करे, या पानी पड़े तो उससे जो है इरोजन ना हो मिट्टी का,
या मिट्टी में जो पानी है उसका अत्यधिक इवोपोरेशन ना हो, ताकि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बरकरार रहे। तो ये सब को सन की रेज डायरेक्ट उस पर ना पड़े, तो इसके लिए जो है मल्चिंग जो है तरीका अपनाया जाता है। इरोजन का हिंदी हुआ अपर्दन और वाष्पीकरण। अपर्दन और वाष्पीकरण से प्रिवेंट करने के लिए इसको किया जाता है। वाष्पीकरण और अपर्दन से बचाव के लिए मल्चिंग तरीका अपनाया जाता है। तो दूसरी बात है कि इससे एक और फ़ायदा होता है कि खरपतवार भी जो है उसका ग्रोथ नहीं होता है। इनहिबिट वीड ग्रोथ। खरपतवार जो है खरपतवार का भी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ये भी इसका फ़ायदा है मल्चिंग का। और इसके बाद इसके अलावा जो है ये अर्थवॉर्म की एक्टिविटी को भी बढ़ा देता है। इंक्रीजेज अर्थवॉर्म एक्टिविटी, जिससे कि मिट्टी की जो है उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। इंक्रीजेज अर्थवॉर्म एक्टिविटी। तो ये सब फ़ायदा होता है मल्चिंग का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। The correct pair of Indian petroleum producing area and its location। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थियों का सही युग्म क्या है, सही पेयर क्या है जहाँ की पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता हो। सुरमा वैली, लूनेज, केजी बेसिन बे ऑफ बंगाल में है। तो कौन सा पेयर जो है इसका सही है? तो आप लोग जानते हैं कि इसका जो है लूनेज जो है गुजरात में सही है, और सुरमा वैली आसाम में, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मोर देन वन वेब हो जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 60 जो है इंडियन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया कुछ जान लेते हैं। ये आसाम में जो है, आसाम में कुछ फेमस एरिया जो हैं वो हैं सुरमा वैली, दिग्बोई, उसके बाद नहर कटिया, और है आसाम में मोरन, हुगरीजान, ये जो है फील्ड है पेट्रोलियम के लिए, मोरन हुगरीजान फील्ड। तो ये सब जो है आसाम में है। उसके अलावा गुजरात में जो है वो है अंकलेश्वर और खंबात। देन आपका लूनेज, कलोल, कलोल और बरकोल, बकलोल नहीं, बरकोल नॉट बकलोल, कलोल और बरकोल। देन मेहसाना, सानंद, ये सब जो एरिया हैं वो गुजरात में, ये सब जो है इंडियन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं। ये पेट्रोलियम जो प्रोड्यूस कैसे होता है, तो आप लोग जानते हैं कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स में जब ये सब दबे होते हैं ऑर्गेनिक लाइफ, और कई लाखों वर्षों तक जो है ये जब दबे रहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में, तो उससे जो है पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है। ये कब इसका शुरुआत हुआ, आप लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी में जो टर्म होते हैं, पीरियड जो डिफाइंड है एरा, वो है हैप, कॉस, डिकैप, यानी कि हेडन, आर्कियोजोइक, प्रोटोजोइक, और ये ज़्यादा ज्योग्राफी का ऑप्शनल का पार्ट हो जाता है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, और उसी में जो है टर्सरी और क्वाटरनरी पीरियड जो है। तो टर्सरी पीरियड हमारे इंटरेस्ट का है यहाँ पे। टर्सरी पीरियड जो है
टर्सरी पीरियड में जो टर्सरी पीरियड कौन सा काल है जो तृतीयक, इसको हिंदी में बोलते हैं तृतीयक। तृतीयक काल। ये तृतीयक काल कौन सा पीरियड है? ये पार्ट ऑफ सेनोजोइक है। पार्ट ऑफ सेनोजोइक यानी कि हिंदी में लिख रहा है नवजीव युग। पार्ट ऑफ सेनोजोइक को हिंदी में बोलते हैं नवजीव युग। नवजीव का मतलब ही ये हो गया पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। तो पैलियोजोइक है सबसे पुराना वाला जो जीव है वो, और मेसोजोइक का मतलब मध्य जीव युग, और सीनोजोइक जो लेटेस्ट पीरियड है वो है नवजीव युग। तो सेनोजोइक का दो पार्ट है, टर्सरी और क्वाटरनरी। तो जो मध्य जीव युग था उस टाइम पे जो डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए जुरासिक टाइम पीरियड में, क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक, ये जो टाइम पीरियड है। तो मेसोजोइक जो मध्य जीव युग है उसमें डायनासोर सारे एक्सटिंक्ट हो गए। बहुत जो है एक एक्स्ट्रा रेडिएशन आया और जो मेटियोर्स गिरे उससे जो है सारे डायनासोर्स ख़त्म हो गए। ये सारा डायनासोर जो ख़त्म हुआ वो जुरासिक टाइम पीरियड में हुआ। जुरासिक टाइम पीरियड यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य जीव युग। और मध्य जीव युग जब जुरासिक टाइम पीरियड में ये ख़त्म हुआ आपका डायनासोर, और उसके बाद से टर्सरी पीरियड जब शुरू हुआ तो टर्सरी पीरियड में नए जो है जीव उत्पन्न हुए। और इसी समय जो है आधुनिक स्तनधारी और पक्षी एवं फूल वाले पौधे विकसित हुए। इसीलिए इसको बोलते हैं नवजीव युग। आधुनिक जो है स्तनधारी मैमल्स, स्तनधारी, और उसके अलावा जो है बर्ड्स एंड फ्लावर प्लांट्स विथ फ्लावर, जो है फूल वाले पौधे, ये सारे जो डेवलप हुए नवजीव युग में। नए जीवन जो है उसकी उत्पत्ति हुई, और इसीलिए इसको बोलते हैं नवजीव युग। और यही जो टर्सरी पीरियड है इसी समय पे जो है चूँकि एक्वेटिक लाइफ जो है काफ़ी एबंडेंट था, मतलब बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ का जन्म हुआ, और सेडिमेंट्री रॉक में वो सारे जब दब गए तो उससे जो है एंटीक्लाइन और फॉल्ट में जो है सेडिमेंट्री रॉक से जो सेडिमेंट्री रॉक में जब ये दब गए सारे समय के साथ, ये सारे जो नए जीव पैदा हुए, और जब ये सेडिमेंट्री रॉक में दब गए किसी कारणवश, तो वही सारे एंटीक्लाइन और इसको इंग्लिश में लिख देते हैं एंटीक्लाइन एंड फॉल्ट में जो है ये कन्वर्ट हो गए। ये सारे जीव जो दब गए वही एंटीक्लाइन और फॉल्ट वाले एरिया में जो है पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। एंटीक्लाइन को हिंदी में बोलते हैं अपनति। और फॉल्ट को बोलते हैं भ्रंश। तो इस तरह से पेट्रोलियम की उत्पत्ति हुई, और ये जो है आसाम का सुरमा वैली, गुजरात, ये सब रीजन में पेट्रोलियम जो है ओरिजिनेट हुआ। उसके बाद है 61 नंबर, हु वाज द लेबर मिनिस्टर इन जवाहरलाल नेहरूज प्रोविजनल गवर्नमेंट। जवाहरलाल नेहरू की जो अस्थायी सरकार थी उसमें श्रम मंत्री कौन थे? ये अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। तो आप लोग जानते हैं कि जो 1945 ईयर आज़ादी के 2 साल पहले की ये घटना है, ईयर 1945-1946। तो क्रिप्स मिशन फेल हो चुका है और हमारा क्विट इंडिया जो है मूवमेंट लॉन्च हुआ, और उसमें भी जो है एक लिमिटेड सक्सेस हम लोगों को मिला, और वर्ल्ड वार जो है सेकेंड विश्व युद्ध जो है वो भी ख़त्म हो गया है, और ब्रिटेन में जो है नई सरकार बनती है, इटली गवर्नमेंट। 1945 में नई सरकार जो बनती है वो है इटली गवर्नमेंट। इटली जो है क्लेमेंट इटली
हिंदी में लिखा रहा है, क्लेमेंट एटली जो है वो उनके प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन के। तो एटली गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम जो है भारत में संविधान जो है ट्रांसफ़र ऑफ पावर के बारे में सोचेंगे, एक तरह से भारत को आज़ाद करेंगे और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। ये क्लेमेंट एटली ने अपने भाषणों में कहा था। तो जब उनकी सरकार बनी 1945 में, तो क्लेमेंट एटली की गवर्नमेंट जी पीएम बने और उन्होंने जो है 1946 में उन्होंने 3 कैबिनेट मिनिस्टर को ईयर 1946 3 अपने कैबिनेट मिनिस्टर को उन्होंने भारत भेजा। ईयर 1946 में क्या होता है, मार्च के महीने में 3 जो है कैबिनेट मिनिस्टर जो है दिल्ली आते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पावर को नेगोशिएट करने के लिए। 3 कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एटली गवर्नमेंट रीच्ड दिल्ली टू नेगोशिएट पावर। भारत में सत्ता के हस्तांतरण के लिए इटली गवर्नमेंट का 3 कैबिनेट मिनिस्टर इंडिया में आते हैं टोपी लगा करके, और टोपी लगा के आते हैं, इसलिए 3 कैबिनेट मिनिस्टर का नाम था CAP कैप, टोपी लगा के आए हैं। तो कौन कौन थे 3 कैबिनेट मिनिस्टर? ये थे क्रिप्स, एक तो क्रिप्स महानुभाव थे जो कि 1942 में भी आए थे, क्रिप्स मिशन। तो एक क्रिप्स खुद ही थे इसके सदस्य, क्रिप्स जो है वो भी एक कैबिनेट मिनिस्टर थे। एक तो क्रिप्स थे, दूसरे थे एलेक्जेंडर और तीसरे थे पैथिक लॉरेंस। तो ये 3 CAP, ये 3 मिनिस्टर जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर भारत आते हैं मार्च के महीने में भारत में सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए। और फाइनली जो है इसी कैबिनेट मिशन के अंडर में जो है भारत की कांग्रेस जो है वो एग्री होती है कि ठीक है, कैबिनेट मिशन ने जो ब्रॉड प्लान्स दिए थे उस पर इंडियन कांग्रेस जो है INC एग्रीड। और फर्दर जो है जुलाई में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जुलाई महीने में इलेक्शन होता है और फाइनली जो है जो लोग चुने जाते हैं वो सितंबर महीने में, यही 1946 में ये सब चल रहा है, सितंबर महीने में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है। इंटरिम गवर्नमेंट, अस्थाई सरकार इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पे सितंबर महीने में फॉर्म होती है। तो यही जो सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जो कि कब तक रही सरकार में, रिमेंड टिल जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब तक यही इंटरिम गवर्नमेंट जो है उन्होंने भारत को चलाया। तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट था, इसी का जो है उस टाइम आज़ादी के पहले जो है 1945 में, जो उसके पहले वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वही जो है मेनली पावर को देख रहे थे। वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो हेड थे, वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच बन गया, इसके हेड थे वेवल। तो जो 1946 में जो वाइस रॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, वही बन गया एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ दिस इंटरिम गवर्नमेंट। सरकार को चलाने के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, जैसे अभी जो है एग्जीक्यूटिव में सारे ऑफिसर्स हम लोग होते हैं एग्जीक्यूटिव में, और लेजिस्लेचर में जो है पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव में हम लोग हैं और ऑफिसर्स होते हैं जो कि सरकार की नीतियों को चलाते हैं। तो उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो इस गवर्नमेंट का बना, वो वाइस रॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल उस टाइम पे था, उसी को एग्जीक्यूटिव ब्रांच बना दिया गया इस इंटरिम गवर्नमेंट का, जिसके कि हेड थे वेवल, और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया इस काउंसिल का। यह एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो वाइस प्रेसिडेंट रहे वो जवाहरलाल नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। तो बेसिकली यही जो है JLN जो है वो एक्सटर्नल अफेयर्स भी देख रहे थे, ये एक्सटर्नल अफेयर्स पोर्टफोलियो भी इन्हीं को दिया गया देखने के लिए।
और जो सेकेंड मोस्ट पावरफुल पोस्ट दिया गया वो दिया गया वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को जो बनाया गया सेकेंड मोस्ट पावरफुल पोजीशन दिया गया काउंसिल में, और उनको जो है डिपार्टमेंट ऑफ होम दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ होम एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, 2 डिपार्टमेंट उनको दिया गया, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और उसके अलावे जो है बलदेव सिंह को डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई, डिफेंस। देन आपके राजगोपालाचारी को एजुकेशन मिनिस्टर दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई। देन आसिफ अली जो है मुस्लिम लीग के, ये दोनों मुस्लिम लीग के थे। आसिफ अली जो है वो रेलवे, और लियाकत अली इनको दिया गया फाइनेंस। तो ये सारे जो लोग थे, ये दोनों जो लोग थे आसिफ अली और लियाकत अली, ये दोनों थे मुस्लिम लीग के थे, आसिफ अली और लियाकत अली। तो इनको रेलवे और फाइनेंस दिया गया, और जो है बलदेव सिंह को डिफेंस दिया गया। और इसी में हमारा जो सवाल है, हमारा सवाल था कि 61 श्रम मंत्री कौन थे। हमारा सवाल यह है कि श्रम मंत्री कौन थे। तो जो श्रम मंत्री थे उस टाइम पे वो थे आपके कौन थे, क्या कहते हैं, उनका नाम क्या था, जगजीवन राम। उनका नाम था जगजीवन राम थे, वो थे लेबर मिनिस्ट्री, श्रम। जगजीवन राम थे लेबर मिनिस्ट्री। यही पूछ रहा है ना, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, तो जगजीवन राम थे श्रम मंत्री। और इसमें एक और मिनिस्ट्री जो इम्पोर्टेंट थी वो थी राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मिनिस्ट्री मिला था, राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। ये राजेंद्र प्रसाद देख रहे थे, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, बिहार के ही थे। और जो फर्स्ट कैबिनेट, ये सारे जो हैं एक तरह से आज़ादी के जस्ट पहले जो सरकार थी उनके ये सारे मिनिस्टर थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ और जो अपना संविधान बना, तो 1947 में जो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया थी, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947 में लगभग जो है यही लोग रहे मिनिस्टर्स। केवल 2 मिनिस्टर बदले थे, एक तो अंबेडकर जी वो लॉ मिनिस्टर बने, और दूसरा की एजुकेशन मिनिस्टर बदल गए। अभी जो है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो थे अबुल कलाम आज़ाद जो है ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने। तो पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो कौन थे, राजगोपालाचारी। वो जो है उनकी जगह पे जब फर्स्ट कैबिनेट 1947 में बना तो उसमें ये सारे लोग तो सेम रहे, 2 लोग केवल बदल गए, अंबेडकर जी, और एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है अबुल कलाम आज़ाद के पास गई। तो ये था 61 नंबर। देन 62nd है, इन विच मंथ ऑफ 1918 was the चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास्ड अगेंस्ट द यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ। कौन से महीने में ये चंपारण एग्रेरियन एक्ट पारित हुआ, 62 नंबर ये सवाल है। तो 62 नंबर जो है पूछ रहा है कि चंपारण का एग्रेरियन एक्ट किस महीने में पास हुआ। तो चंपारण एग्रेरियन एक्ट जो पास हुआ, चंपारण एग्रेरियन एक्ट जो पास हुआ वो पास हुआ मार्च 1918 में, क्योंकि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह के सक्सेस के बाद फाइनली जो है ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया कि ठीक है हम ये 3 कठिया सिस्टम ख़त्म करेंगे। तो उसी को जो है ध्यान में रखते हुए टू एबोलिश 3 कठिया सिस्टम, इंडिगो कल्टीवेशन को लेकर के जो 3 कठिया सिस्टम था उसी को ख़त्म करने के लिए ये चंपारण एग्रेरियन एक्ट आया था मार्च के महीने में 1918 में। तो ये सारे हम लोग देखे कुछ ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन। इसी तरीके से हम लोग जो है
हर दिन अपना समय निकाल करके जो है हम लोग अपना जब भी समय मिलेगा तो एक लेक्चर जो है 30 मिनट का एक लेक्चर रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। बीपीएससी के सारे क्वेश्चन जो है सबसे पहले ट्री वाले क्वेश्चन, देन उसके बाद फर्दर बीपीएससी के और भी जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है उनके क्वेश्चंस को, जीएस वाले क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।